हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लेक्चर को और अब हम आ गए हैं। अब टॉपिक है हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स। तो दोस्तों, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो बचपन से होती है और बचपन से हर एक अलग अलग स्टेजेस में हम एंट्री जब लेते हैं, जैसे हमारा 1 से 3 साल हो गया, 3 से 6 साल हो गए, 6 से 12 साल, इस तरीके से अलग अलग साल जो हमारी एज के बीतते चले जाते हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से या हमारा जो नेचर है, बॉडी का जो नेचर है, उसके हिसाब से हमारे चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं या चीज़ों को समझते हैं और वहीं से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टू प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं दो, सिगमंड फ्रेड एंड एरिक्सन। इन दोनों ने बताया है, तो दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सिगमंड सिगमंड फ्रेड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो सिगमंड फ्रेड्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि किस तरीके से 5 यूनिवर्सल स्टेजेस हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ये 5 स्टेजेस में डिफाइन होती है पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो देखते हैं वो कौन से। पहला है द ओरल स्टेज। ओरल स्टेज ये कहते हैं कि 1 साल, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले साल की बात चल रही है। इस साल में क्या होता है? इस साल में सारा का सारा जो उसका फोकस होता है वो चाइल्ड का अपने माउथ के ऊपर होता है, बेबी का अपने मुंह पे होता है, क्योंकि वो हर चीज उस मुंह के थ्रू ऑब्जर्व या सीखने की या उसके बारे में नॉलेज लेने की वो कोशिश करता है। तो उसका जो सेंसिटिव एरिया होता है वो है उसका मुंह, और उसी से उसको अच्छा लगता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे को वो अंगूठा चूसता है तो इन्फेंट्स थंब सकिंग, और बिटिंग, जब उसके दांत आने लग जाते हैं तो वो दांत से काटता है अपने जो मसूड़े होते हैं उसको एक दूसरे से कट कर करता है, तो उसको उसको अच्छा लगता है। तो उसमें क्या, जो जिस तरीके से माँ उसका ध्यान रखती है उसका असर चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी स्टेज में या तो बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है या फिर डिट्रस्ट, मतलब या तो उसको अ, अविश्वास जैसी भावना भी उसी एज में डेवलप होती है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो रही होती है सारी, तो वो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और उसको ये लग जाता है कि हाँ भाई, दुनिया में सब उसके ध्यान रखने के लिए हैं। ये पहले साल की बात है। फिर है द एनल स्टेज, जिसमें 1 से लेके 3 साल की बात की जाती है। इस समय माउथ से हट के उसका ध्यान बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी जाता है, जैसे कि सोर्स ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, जैसे कि उसका एक तरीके से जो टॉयलेट करना, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को देना है। माँ चाइल्डहुड जो है, बच्चे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं किस तरीके से उसको टॉयलेट जाना है, कैसे उसको ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का, है ना, खाने के बारे में। तो ये सारी जो होती हैं, जो सीखने को जो उसको मिलता है, इसमें मदर जो होती है ओवरली स्ट्रिक्ट है और कंट्रोल कर रही है। तो वो जो चाइल्ड है विदहोल्ड फेसेस, एंड इफ इट हैपेंस फ्रीक्वेंटली इनफ द चाइल्ड विल बिकम एनर्जेटिक। अगर माँ उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करके अगर ये सब कराती है, तो वहाँ पे हाई चांसेस हैं कि वो जो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पंक्चुअलिटी वाली होगी, ठीक है ना, एक्सेसिव क्लीनिनेस वाली भी होगी। वो क्लीननेस पे ज़्यादा ध्यान देगा। एक्सट्रीम मेसीनेस, कई बार वो चीज़ों में कन्फ्यूज भी दिखेगा। अब और कुछ स्टरबोर्नेस वाली भी फीलिंग आएगी। एक सेकंड रुक जाओ, इसको देख लेते हैं, इसका कोई सिंपल मीनिंग मिलता है तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये लिखना या याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्टबर्नस मतलब ये होता है कि उसके फिर ऐसे एटीट्यूड को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। डिफिकल्ट टू चेंज दिस एटीट्यूड, डिफिकल्ट टू चेंज एटीट्यूड, ठीक है। तो ये एनल स्टेज हो गया, तो इसमें भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तीसरा है था फैलिक स्टेज। इसमें 3 साल से लेके 6 साल का एज आता है। इसमें सेक्सुअल एंजॉयमेंट की बात होती है, जैसे कि
बॉडीली जोन और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। इस टाइम में जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, वो इंस्पेक्ट करता है, अपनी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स को समझना शुरू कर देता है। जेनिटेलिया जो हार्मोन्स उसमें डेवलप होने लग जाते हैं। मास्टरबेटिंग एंड एग्जिबिटिंग एक्साइटमेंट, मैटर ऑफ चाहे वो बर्थ या फिर सेक्स को लेकर चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फिर आता है लेटेंसी स्टेज। इसमें जो है वो 6 साल से लेके अनटिल सयानेपन की बात हो रही है। पवर्टी मतलब एक ऐसे मैच्योरिटी स्टेज तक जिसमें एडल्टहुड नहीं आया है, 15-16 साल तक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, इसमें जो बच्चा है वो सेक्सुअल थिंग से हट के, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स से ज़्यादा ध्यान हट के उसका आउटसाइड वर्ल्ड पे चीज़ें, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसे कि कोई जानकारी लेनी है, नॉलेज डेवलप करना है, सोशल डेवलपमेंट के स्टेजेस को सीखने लग जाता है चाइल्ड। फिर इंफॉर्मेशन गेन करने लग जाता है और आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग जाते हैं द लेटेंसी स्टेज में। फिर है द जेनिटल स्टेज, जिसे हम कह सकते हैं सयानेपन से एडल्टहुड की तरफ, जब वो जवान की तरफ जाता है, जहाँ पे अपोजिट सेक्स के प्रति उसकी इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन बढ़ता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन या सेक्सुअल मैच्योरनेस उसके अंदर आ जाती है, अपोजिट सेक्स पार्टनर्स के प्रति उसका एक लगाव आता है। ये है जेनिटल स्टेज। तो उस टाइम में भी उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट आता है ना, उसमें बिकम रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मोस्ट लाइफ इश्यूज भी इसी टाइम आते हैं उसकी लाइफ में। तो ये वो स्टेज है। तो हमने कितने स्टेजेस देखे जिस स्टेज में बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। एनल स्टेज 1 साल तक, फैलिक स्टेज 1 से 3 साल तक, सॉरी एनल से पहले हो गया ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, द लेटेंसी स्टेज और जेनेटिकल स्टेज। तो इस सब में अ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब मान लो कोई बंदा जब ये इस वाले स्टेज में हो, जेनिटल स्टेज, अडल्टहुड वाले में, अगर उसको अपने अपोजिट जेंडर के प्रति अगर उसका अट्रैक्शन हो गया, उसको एक तरीके से हम कहते हैं कि उसको प्यार हो गया, अगर उसको वो चीज़ नहीं मिली, अब मतलब वो प्यार उसको नहीं मिलता है या उसको धोखा मिलता है एक तरीके से, तो फिर वो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप हो जाएगी। वो कई साइको जो लोग होते हैं, साइको किलर होते हैं, कहीं ना कहीं आप जब साइकोलॉजिस्ट बेस्ड कोई मूवी देखना, तो उसमें होता है कि कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती है किसी इसी स्टेज में कि उसका असर हो जाता है, साइकोलॉजिकली वो अनसाउंड माइंड होता है, पागल होता है। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों में भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है अलग अलग लेवल पे। अब ये सही और गलत की बात नहीं है, बस पर्सनैलिटी डेवलप के स्टेज बता रहे हैं। अब है एरिक्सन स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप। तो एरिक्सन जी का कहना है कि भाई पहला स्टेज है इन्फेंसी, वही कि जब फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है, बच्चा अपने फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लगा रहता है, तो वहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है। वैसे बच्चे को बहुत प्यार मिला तो वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो मिसट्रस्ट, मतलब उसको तो उसके दिमाग में ट्रस्ट वाली बात डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि अगर उसको प्यार कम मिल रहा है, ध्यान उसको कम दिया जा रहा है, तो मिसट्रस्ट वाली भावना उसके अंदर आ जाएगी। फिर अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है कि जब वो सेकेंड और थर्ड ईयर के लाइफ में होता है, जब उसके कंट्रोलिंग वाले चीज़ें जो होती हैं वो निकलने लग जाती है। जब चाइल्ड रिजेक्शंस देखने लग जाता है, मदर फादर उसको चीज़ें समझाने लग जाता है, मदर फादर उसको रिजेक्ट करते हैं, किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, तो ऐसे में सेल्फ डाउट और ह्यूमिलेशन वाली चीज़ आ जाती है कि उसको अपने ऊपर डाउट होता है या उसको ऐसा लगता है कि मुझे डांटा गया है, तो फिर वो वाली एज आती है। फिर है प्ले एज। 5 ईयर ओल्ड आर क्यूरियस अबाउट देयर एबिलिटी। उसमें फिर वो एबिलिटी को खोजने में वो लगा रहता है कि भाई मेरे अंदर और कौन से स्पेशल स्किल है जहाँ पे वो, और इससे इसी एज में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। फिर है स्कूल एज 6 से 12 साल तक, जिसमें सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी भी आ जाती है, अपोजिट सिनेरियो कि मुझे कोई बुरा तो नहीं बोल देगा, मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। सेंस ऑफ एंटरप्राइज की उसको अपने आप में एक रहता है कि भाई टैलेंट डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है, तो ये स्कूल एज आता है। फिर है एडोलेस एडोलेसिन एडोलेसिन। इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें अपनी पहचान बनानी है, पहचान की तरफ, चाहे वो सोशली हो, अपने आप को वो पेरेंट्स से अलग करने की कोशिश करता है इस टाइप से, फिर वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में लगा रहता है।
और अपनी एडल्टहुड के लिए प्रिपरेशन में लगा रहता है। तो यहाँ भी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिर है अर्ली एडल्टहुड। द यंग एडल्ट इन हिज और हर 20s, जब वो 20 साल की एज में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटीमेसी अगेंस्ट आइसोलेशन, मतलब उसको अकेलेपन से प्रॉब्लम होती है। इसमें आइडेंटिटी होती है कि यस परमिट्स द यंग एडल्ट टू बिगिन बिल्डिंग मीनिंगफुल और एंड्यूरिंग, इसमें वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। फिर है एडल्टहुड, जिसमें इस स्टेज में क्या होता है, एडल्ट जो होता है वो जेनेटिकली और सेल्फ एब्जॉर्प्शन, मतलब अपने आप को ही सीखने में लगे रहते हैं। नेवर लर्न्स टू सी बियॉन्ड, अपने आप के अलावा कुछ और समझने को कोशिश नहीं करते, उनको लगता है वही बेस्ट है। जैसे मेरे एक भैया बोलते थे इस एज में कि ऐसा लगता है कि दुनिया पागल है, हम ही जो सोच रहे हैं वही ठीक है। और फिर जब धीरे धीरे वो एज बीत जाती है तो अपने आप चीज़ें समझ में आती है। तो ऐसे में जब सोसाइटी उसके लिए क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, उस सब के बारे में वो सिर्फ ऐसा लगता है वो उसी की जिम्मेदारी है, वही सोचेगा। फिर एक आता है मैच्योर एडल्टहुड। इस स्टेज में वो इंडिविजुअल बहुत डेवलप हो चुका होता है, उसके अंदर विजडम, डिस्पेयर, इंसाइट, मतलब उसकी खुद की एनालिसिस पावर हाई हो जाती है। और फिर उसके फ्यूचर्स के बारे में या फ्यूचर के बारे में काफ़ी समझने लग जाता है, फिर डिसाइड करने लग जाता है कि उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो इन्होंने बहुत सारे स्टेजेस बताए हैं, आप एक दो बार बस सुन लोगे तो भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और सिंपल रीडिंग से भी। तो इस तरीके से हमने देखा कि उनके स्टेजेस दो लोगों ने अलग अलग लेवल पे बताए हैं। तो अब है अगला टॉपिक, हाउ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ये सब हमने क्यों जाना, हम तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पर्सनैलिटी की पार्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी वाली चीज़ें क्यों जान रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल जाएगा तो काम करने के लिए किसी कंपनी में ही, तो उसकी पर्सनैलिटी उस कंपनी के ग्रुप को इफ़ेक्ट करेगी। जो जो जिस टीम में काम करेगा, अगर वो मैनेजर बन गया तो जिस टीम को लीड करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट तो करने वाली है। तो इसीलिए किसी भी बंदे के पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स एम्प्लॉई के, क्योंकि वो बंदा बड़ा होकर एम्प्लॉय बनेगा। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ एम्प्लॉई आर used to analyze their behavior and to build appropriate tactics to cope up with their behavior। तो जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं एम्प्लॉय के, वो वो उसी से डिसाइड होता है उसका बिहेवियर, वो किस तरीके से, वो कौन कौन से तरीके अपनाने वाला है टीम में रहने पे या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बिहेवियर और मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अब इम्पैक्ट कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। जैसे ऑथोरो ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरिज्म में क्या होता है कि एक कैरेक्टराइज होता है, पीपल यूज टू कैरेक्टराइज पीपल हु हैव नेगेटिव परसेप्शन ऑफ देयर जॉब एंड वर्कर्स। ऑथोरिटेरिज्म में मतलब एक ऐसा बंदा जिसको अपने जॉब के प्रति या उसकी मान्यता है कि ये जॉब बेकार है, या अपने उसको कलीग्स के लिए कि यार ये लोग यहाँ काम करने वाले बेकार हैं। तो ऑथोरिटेरियन पर्सन ऑफन सी ओबीडियंस टू अथॉरिटी एज बेटर। वो ओबीडियंस होते हैं अथॉरिटी को लेकर, या मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ जो उनकी बात होती है मानते, बट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट पीपल। बट वो लोगों के बारे में बहुत गलत सोचते हैं। एडहेयर टू ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम रिगार्डिंग पीपल एंड वर्क। दे आर हाईली इनफ्लेक्सिबल। ऐसे टाइप के लोग बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड आर अपोज टू मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग एंड इमोशन। और ये डिसीजन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब फीलिंग और इमोशन के बेस पे जो भी डिसीजन होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। सच इंडिविजुअल वांट टू वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जॉब एनवायरनमेंट गाइडेड बाय रूल्स। ये ऐसे इंडिविजुअल को तो बस ये चाहिए भैया बहुत ही अच्छी कंपनी हो, बने बनाए रूल रेगुलेशन हो, मुझे बस उसको फॉलो करना है। दे प्रीफर ऑटोक्रेटिक और डायरेक्ट लीडरशिप। ये कहते हैं भैया मुझे बस कोई हुक्म दे दो, ऑर्डर दे दो, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। दिस रिस्पेक्ट दोज हु आर इन हायर पोजिशन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड ऑल्सो वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम दोज हु आर वर्क फॉर देम। और ये ऐसे बंदों को रिस्पेक्ट देते हैं जो हायर पोजीशन पर, और ये खुद की भी रिस्पेक्ट चाहते हैं दूसरे लोगों से। तो ये एक तरीके से ऑथोरिटेरियन जो होते हैं वो ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन नहीं होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं। तो अब सोचिए पर्सनैलिटी से ही डिसाइड होगी ना वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके कैसा बनेगा।
नाउ है लोकस ऑफ कंट्रोल, द बिलीफ अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शन इज टर्म्ड द लोकस ऑफ कंट्रोल। अब ये इनका कहना है कि जो आपके एक्शन का जो रिजल्ट है, आप कोई काम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो आपके कंट्रोल से ही पता चलता है। सम पीपल फील दैट देयर टैलेंट एंड एबिलिटी हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ, कई लोगों को ये लगता है कि उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो एबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके एक्टिविटी पे, उनकी एक्टिविटी के रिजल्ट से। और अदर थिंक द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज फेट और चांस इम्पैक्ट देयर आउटकम। लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं जो सोचते नहीं नहीं भाई, ये तो बाहर की चीज़ें, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, बाहर के लोगों के या बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वेर एज दोज हु बिलीव इट इज गवर्न बाय अदर फोर्सेस सच एज लक और चांस कॉल्ड एक्सटर्नल, जो बाहर के लोगों पे बिलीव करते हैं, बाहर की चीज, वो तो फिर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। इंटरनल्स आर टिपिकली मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, आर मोर एक्टिव इन सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन मेकिंग डिसीजन देन एक्सटर्नल। मतलब जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को एनालिसिस करते हैं, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं जॉब में। तो ये सब पर्सनैलिटी के वजह से ही डेवलप होगा कि वो बंदा है कैसा, क्या वो लोकस ऑफ कंट्रोल में आ जाता है। फिर आता है मेकिया मेकियावेलियनिज्म। मेकियावेलिज्म मेकियावेलिज्म इज नेम्ड आफ्टर द वर्क्स ऑफ निकोलो मेकियावेली। निकोलो मेकियावेली के नाम पे ये इसका इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है, जिसमें कहता है कि इंडिविजुअल की एक टेंडेंसी होती है कि मैनिपुलेट करे अदर्स को इन ऑर्डर टू गेन एंड अचीव पावर। कई लोग होते हैं वो दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं और फिर उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। सच पीपल आर मोर इंक्लाइन टू बी एक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे लोग जो होते हैं किसी कंपनी की पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, वो पॉलिटिक्स को यूज करते हुए किसी को नीचे गिराने में बिलीव करते हैं या मैनिपुलेट करने में बिलीव करते हैं। दो हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, और लोग पॉलिटिक्स के शिकार भी होते हैं। ज़्यादा मेहनत करने वाले बंदे को ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, जो ज़्यादा चमचागिरी करते हैं उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है। नाउ दोज इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट दिस एट्रीब्यूट विद ग्रेटर इंटेंसिटी आर नोन एज हाई मार्क्स। अब ऐसे इंडिविजुअल को जो जिसकी आदत है ये सब करने की, उसको हाई मार्क्स कहते हैं। और हाई मार्क्स आर मोर रियलिस्टिक, इमोशनली स्टेबल एंड विलिंग टू यूज एनी मीन्स टू अटेन दियर गोल्स। जो हाई मार्क्स के जो लोग होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और वो किसी भी तरीके से अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं। दे मैनिपुलेट मोर एंड जनरली विन मोर। और वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और जनरली जीत भी जाते हैं। तो ये यहाँ से हो गया मैकियावेलिज्म। है फिर अचीवमेंट ओरिएंटेशन। अचीवमेंट ओरिएंटेशन, जिसने अपने गोल को पूरा करने का टारगेट लिया हो। इट इज अ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट दैट यूज टू प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एट एट वर्क। जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ये होती है कि जब जो कि इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है वो काम पे कैसा रहने वाला है। जैसे कि इंडिविजुअल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा इच्छा है। सक्सीड विल मेक कंटिन्यूस अटेम्प्ट टू डू थिंग्स बेटर। उन किसी इंडिविजुअल का भाई अगर मुझे सफल होना है तो बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा। सच इंडिविजुअल्स आर कन्विंस दैट देयर फेलियर और सक्सेस द रिजल्ट ऑफ देयर ओन टैलेंट एंड फ्लो। ऐसे इंडिविजुअल का मानना है कि जो हमारी सफलता है, हमारी जो असफलता है, वो हमारे हाथ में है, हमारी वजह से है, हमारे एक्शन की वजह से है। दीज इंडिविजुअल डिसलाइक परफॉर्मिंग ईजी जॉब्स। ऐसे इंडिविजुअल्स आसान जॉब करना पसंद नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट अपीयर टू बी चैलेंजिंग, क्योंकि उनको वो चैलेंजिंग नहीं लगता है और ना ही वो एंजॉय करते हैं ऐसे काम को। नॉट डू दे एंजॉय परफॉर्मिंग टफ टास्क सिंस द ऑड ऑफ फेलियर आर सिग्निफिकेंट। और कई बार मुश्किल काम में भी ये लोग इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उनको फेलियर का डर रहता है। एज ए रिजल्ट दे फेवर टास्क विद मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इसीलिए वो क्या करते हैं, ऐसे टास्क को फेवर करते हैं जो एक न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा ईजी है। हाई अचीवर्स ऑफन वर्क बेटर व्हेन दे रिसीव कंटिन्यूस परफॉर्मेंस फीडबैक। हाई अचीवर्स जो होते हैं वो तभी अच्छा कर पाते हैं जब उनको कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता है एंड द जॉब हैज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। या ऐसा जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे एफर्ट लगाए उनको रिवॉर्ड मिल जाए। तो ऐसे लोगों को तो बस सफलता चाहिए, ज़्यादा आसान भी नहीं करना, ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं करना, बट मॉडरेट लेवल का करना है। सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम के में ये होता है कि आपकी इतनी समझ होती है कि आप किस चीज़ को लाइक करते हैं, किसको लाइक नहीं करते हैं।
जिनका हाई सेल्फ स्टीम होता है, भाई अपनी भी कोई इज्जत है, इस टाइप की बातें होती हैं। तो इंडिविजुअल फील दैट दे हैव नेसेसरी स्किल्स टू सक्सीड। ऐसे लोगों को ये लगता रहता है कि इनके पास वो सारी स्किल्स हैं जिसकी वजह से ये सफलता प्राप्त कर लेंगे अपने काम में। पीपल हु हैव हाई सेल्फ स्टीम आर रिस्क टेकर। जिसका सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई होता है, अपने बारे में जो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, वो ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं। दे लाइक डेंजरस एंड डिफिकल्ट टास्क। सेल्फ स्टीम वो कहते हैं ना कि भाई खुद की भी इज्जत है या नहीं, इस टाइप से। तो ये ज़्यादा डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, डिफिकल्ट टास्क में बिलीव करते हैं। दे हैव एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ऐसे लोगों को क्या होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब अपने काम पे पूरा कंट्रोल होता है। दे वैल्यू प्राइड। ये गर्व महसूस करते हैं। फ्लेयर, रिकॉग्निशन, इनका नाम हो, अचीवमेंट हो, इंडिपेंडेंस होते हैं ये, आज़ादी। एंड आर फुलफिल विद हायर ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स ओवर सिंपल मॉनेटरी मोटिवेशन। इनका सिर्फ मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं रहता, इनको अपनी उससे भी बढ़कर एक नाम और फेम का काम करना होता है, कमाना होता है। पीपल विद लो सेल्फ, जिनका कोई सेल्फ स्टीम कम है, ऑन द अदर हैंड इम्पैक्टेड बाय एक्सटर्नल, वो तो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। फिर है रिस्क टेकिंग। पीपल्स का एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड जो रिस्क को लेकर है वो वेरी करता है। द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क इम्पैक्ट डिसीजन। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं वो उसी से डिसाइड होता है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है। रिस्क टेकर्स जो होते हैं वो बहुत क्विकली डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन। और टेकिंग रिस्क इज ऑल्सो लिंक टू जॉब डिमांड। कई बार जॉब ही ऐसी होती है उसमें रिस्क लेना है तो ले लेते हैं। हाई रिस्क टेकिंग इज मोर प्रिवेलेंट इन सम कास्ट नेशनलिटीज। कुछ कास्ट में, कुछ राष्ट्र में, कुछ देश में, कुछ धर्म में, कुछ जेंडर ग्रुप में हाई रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशंस की होती है वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि वो कितना डिफ़िकल्ट जॉब कर सकते हैं और किस लेवल की मोटिवेशन है कि वो रिस्क लेकर काम किया जा सकता है। फिर है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग एक वो कैपेसिटी है जिसमें इंसान सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एडजस्ट कर लेता है। भाई अभी तो यही चीज़ डिमांड है इस सिचुएशन की, तो मैं ऐसा ही बिहेव करूँगा। इंडिविजुअल्स जो बहुत ज़्यादा सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, इसको क्लोजली एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ अदर टू चेंज देयर ओन बिहेवियर। वो दूसरे के बिहेवियर को बहुत पास से, बहुत क्लोज होके देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर अपना बिहेवियर वैसे ही चेंज कर लेते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग पीपल ऐसे होते हैं। दे वैल्यू प्रोफेशनल मोबिलिटी। ये लोग प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं। दे आर मोर इफेक्टिव एट परफॉर्मिंग अपोजिंग रोल्स। ऐसे लोग बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं अपोजिंग रोल्स में, जो मुश्किल रोल्स होते हैं। These individuals can wear a mask that is more appropriate to the situation. ये एक ऐसा मास्क पहन के काम करते हैं जो ऐसा दिखाता है कि हर सिचुएशन में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट हाईली सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ बिहेवियरल इनकन्सिस्टेंसी। तो इससे ये होता है जो ज़्यादा ही सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन होते हैं उसमें कई बार जो बिहेवियरल इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, वो बिहेवियर उनका बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि वो सामने के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। देयरफॉर द सेल्फ मॉनिटरिंग एट्रीब्यूट असिस्ट मैनेजर इन अंडरस्टैंडिंग देयर सबऑर्डिनेट पर्सनैलिटी। आपके अंदर होनी चाहिए वैसे सेल्फ मॉनिटरिंग एबिलिटी, ताकि आप अपने जूनियर्स की पर्सनैलिटी को जांचो, पहचानो, समझो और उसके हिसाब से आप उसको गाइड करो, मोटिवेट करो, उसको बताओ, कम्युनिकेट करो और उसके जॉब को कंट्रोल कर सको। अब है कि पर्सनैलिटी को मेजर कैसे करें। आई थिंक इस पार्ट को हमें अगले लेक्चर में कवर करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे की चीज़ें कवर करेंगे कि पर्सनैलिटी को मेजर कैसे करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।